लेट्स गो। हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है ये काफ़ी सारी गाजर। तो ये क्यों है? क्योंकि आज से हमारा एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने वाला है। मैं काफ़ी सारी गाजरें खाने वाला हूँ अपनी त्वचा का रंग लाल करने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, अपनी त्वचा का रंग लाल करने के लिए। क्योंकि थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ, गाजर के अंदर पाए जाने वाला जो विटामिन ए है वो एक प्रो विटामिन है। मतलब कि वो हमारे शरीर उसे विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। तो जो गाजर के अंदर जो विटामिन ए का फॉर्म पाया जाता है वो है बीटा कैरोटीन, जिसे हमारा शरीर बाद में विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। ये प्रो विटामिन है। तो ये काफ़ी सारी गाजर है। तो जब होता क्या है, जब हम काफ़ी सारी गाजरें जब हम एक स्तर से ज़्यादा जब हम गाजरें खाते हैं तो हमारे शरीर में लीवर इस काम को करता है कि वो जो बीटा कैरोटीन है उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। लेकिन वो एक लिमिट तक ही कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद में ये शरीर में जमा होने लगता है और इसका रंग थोड़ा लाल रंग का होता है। तो इस कारण से हमारी त्वचा लाल होने लगती है। खासकर हथेलियाँ और जो पाँव के तलवे हैं और नाक की जो आगे की टिप है वो लाल होने लगती है। तो आज से हमारी इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होने जा रही है। तो पहले तो मैं ख़रीद के लाया हूँ बाज़ार से काफ़ी सारी गाजरें। तो ये था संक्षिप्त में। बाकी तो मैं इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करूँगा ही सही। बाद में मैं डिटेल के अंदर क्यों होता है, कैसे होता है, उसे हम डिस्कस करेंगे बाद के अंदर। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और तो पहले तो मुझे अपना स्किन सैंपल देना होगा अभी के लिए, कि अभी मेरी स्किन का रंग उतना लाल नहीं है। हालांकि मैं हमारे पास काफ़ी सारी गाजर है। तो प्लान क्या था, बाकी सारी तो चीज़ें मैंने शायद पहले ही बता दी थी कि इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो कि एक प्रो विटामिन होता है, जिसे हमारा शरीर बाद में विटामिन ए में बदलता है। शरीर में कौन? लीवर बदलता है। और लीवर की एक क्षमता होती है, उस क्षमता के बाद में वो विटामिन ए में जो बीटा कैरोटीन है उसको नहीं बदल पाता है और वो शरीर में जमा होने लगता है अगर आप लगातार गाजर खाते जाते हो। तो उसके कारण हमारी त्वचा का रंग क्या होता है? लाल होने लगता है, हल्का लाल होने लगता है। तो अभी अभी तो मैंने वीडियो क्यों बनवाई है? स्किन सैंपल लेने के लिए। पहले देख तो लें कि अभी हमारी स्किन कैसी है। और मैं कई दिनों से नहाया भी नहीं था, तो उसी कारण से थोड़ा बहुत कलर तो, और वैसे भी मेलेनिन के कारण हल्का सा मेरा कलर डार्क है, लेकिन इतना नहीं है। अभी भी असली रंग मेरा जो है वो नहीं आया। वो कभी कभी दिखता है। साल में कुछ ही महीने ऐसे होंगे जब मेरा असली रंग दिखता है, या फिर कभी शादी के टाइम में, या कभी कुछ जब रगड़ रगड़ के नहाया जाता है तभी दिखता है। नहीं तो बाकी टाइम में तो मेरे शरीर पर धूल की एक परत जमी रहती है और वो अभी भी नहीं उतरी है। मतलब कि नहाता ही नहीं है आदमी यार, तो क्या हुआ? ठीक है। और इधर इलाका ऐसा है कि चारों ओर धूल उड़ती रहती है, तो कुछ धूल की परत जमी जाती है। तो उस कारण से मैं मुंह धो के आया हूँ, लेकिन उतना फ़र्क तो अभी फिर भी नहीं आया। फिर भी ठीक है जितना आया। तो स्किन सैंपल तो देख लीजिए। स्किन सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ पर असर होता है, पाम, हथेलियाँ इस तरह की है। और चिक्स भी दिखा देता हूँ। मेरी नाक की जो टिप है वो भी अभी लाल नहीं है। और गाल और स्किन जो है वो ऐसी है। अब फुल बॉडी स्किन साइज़ भी दे देता हूँ मैं, मतलब कि फुल बॉडी भी दिखा देता हूँ। जो है उसे दोबारा देख लेते हैं। थोड़ा सा स्किन सैंपल ले लेता हूँ मैं। तो हथेलियाँ और पाम और नाक की जो टिप है या फिर जो चिक्स है। और अब फुल बॉडी भी दिखा देता हूँ, मतलब कि पूरी जो बॉडी है शरीर की वो भी दिखा देता हूँ, ताकि हाँ जी। तो अब साइंस की बात करते हैं। आपने संक्षिप्त में तो समझ लिया कि होगा कि क्या होता है। चलो अब डिटेल में बात करते हैं। तो शुरू करें दोस्त। पहले तो जिनका ध्यान अभी तक इस बात पर अटका है कि मैं 20 दिन से नहीं नहाया, पर सच्चाई ये है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने दिनों से नहीं नहाया। आई गेस क्या, मुझे पता ही है, इतना तो बताइए कि नवंबर 2024 में नहाया था मैं। नवंबर 2024 में नहाया था मैं लास्ट टाइम। या तो स्टार्टिंग होगा या मिड होगा, पता नहीं अब कब नहाया था, लेकिन नवंबर 2024 में नहाया था। तो उस लिहाज से 1 महीने से ज़्यादा तो हो ही गया है। अभी तो और भी ज़्यादा हो गया। जिस समय ये वीडियो शूट हो रही है, होली के बाद शूट हो रही है ये वीडियो। मैं अभी तक नहीं नहाया, ये सच है। खैर छोड़ो।
चलो काम की बात करते हैं। तो सवाल ये है कि इतना डिटेल में समझना क्यों ज़रूरी? ऐसा इसीलिए क्योंकि एक्सपेरिमेंट भले ही मैं फ़न या मज़े के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इसका रियल ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इसके ज़रिए कुछ साइंस सीख ली जाए और एक साइंस लेक्चर बन जाएगा। तो अब और बकैती नहीं करते हैं, चलो शुरू करते हैं। ओह, ये तो राइम हो गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गाजर में विटामिन ए नहीं होता है। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, गाजर में विटामिन ए नहीं होता है। कैसे? यह जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। हम शुरू करते हैं। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि यह तो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है। मतलब यह केवल एक पदार्थ का नाम नहीं है, बल्कि 3-4 यौगिकों का एक समूह है, जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं। विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका अर्थ है कि यह फैट अर्थात वसा में घुल जाता है, और यह हमारे शरीर में वसा में घुलकर ही अवशोषित होता है। अवशोषित शब्द जिन्हें समझ नहीं आया तो इसका अर्थ होता है एब्जॉर्प्शन। वसा की अनुपस्थिति में इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, या बहुत ही थोड़ी मात्रा में होता है। आपके लिए यहाँ एक टिप्स ये है कि विटामिन ए वाले फूड को थोड़े घी या तेल के साथ कंबाइन करके खाएं, ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो सके। इसके सोर्सेज के बेसिस पे इसे 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। आओ चर्चा करते हैं। जो पशु उत्पाद जैसे अंडा, मछली, डेयरी प्रोडक्ट आदि से मिलते हैं, उन्हें रेटिनोइड्स कहा जाता है। ये वास्तविक मतलब रियल विटामिन ए होते हैं, क्योंकि इस ग्रुप से प्राप्त होने वाले विटामिन ए के रूप एक्टिव यानी सक्रिय होते हैं और सीधे शरीर में अपने कार्य को करने में एबल मतलब योग्य या सक्षम होते हैं। आई काम करते हैं। रेटिनॉइड्स ग्रुप के अंदर विटामिन ए के 3 रूप शामिल होते हैं: रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। रेटिनॉल की बात करें तो यह लीवर में रेटिनाइल एस्टर के रूप में स्टोर किया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर लीवर इसे रेटिनॉल के रूप में रिलीज करता है। अर्थात इसका कार्य है भंडारण और परिवहन का, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का वर्क है, इसका काम है। अब रेटिनल की बात करें तो होता क्या है कि रेटिनॉल आरबीपी से जुड़कर, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़कर आंखों तक पहुंचता है और वहां रेटिनल में बदल जाता है और रोडोप्सिन नामक पिगमेंट बनाता है, जो कम रोशनी में देखने में मदद करता है। और रोडोप्सिन नामक ये पिगमेंट, क्योंकि विटामिन ए मतलब रेटिनल से बनता है, इसी कारण विटामिन ए की कमी से रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस या कहीं रात का अंधापन होता है। खैर मैंने इन्हें पूरा करने में काफ़ी समय लगा दिया है, तो जल्दी से बिना ज़्यादा बकैती किए रेटिनोइक एसिड की बात करते हैं। हाँ, तो रेटिनोइक एसिड सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन और जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है। रेटिनोइक एसिड सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन और जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है। जीन अभिव्यक्ति मतलब जीन एक्सप्रेशन, या इसे जीन व्यवहार भी कर सकते हैं। यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें जीन की इंफॉर्मेशन का उपयोग करके एक फंक्शनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो काम करेगा फंक्शन करेगा। आमतौर पर ये प्रोटीन होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह आरएनए अणु भी होता है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो इतना समझ लो कि ये शरीर की वृद्धि विकास का काम है। ये थे इनके मुख्य काम। चलो एक और देख लेते हैं रेटिनल का, क्योंकि आँख से रिलेटेड है तो देख लेते हैं। हाँ, तो होता क्या है कि जब भी हम प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो जब भी हम प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो रेटिनल की संरचना बदलती है, जिससे न्यूरल सिग्नल उत्पन्न होते हैं और ये दिमाग तक पहुंचते हैं और हमें देखने का अनुभव होता है, मतलब दृश्य अनुभव कराते हैं। हाँ, तो अब हमने अच्छे से समझ लिया है कि विटामिन ए क्या होता है। जी हाँ, यही वास्तविक मतलब रियल विटामिन ए होते हैं, जिनके नाम है रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। और अब हम बात करेंगे प्लांट सोर्स विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स की, जो विटामिन ए
है ही नहीं। जी हाँ, ये विटामिन ए होते ही नहीं हैं। हाँ सच कह रहा हूँ, ये विटामिन ए नहीं होते हैं। चलो सस्पेंस बनाकर परेशान नहीं करता हूँ। ये बात सच है कि विटामिन ए नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे यौगिक अर्थात कंपाउंड है जो विटामिन ए में बदल दिए जाते हैं। शरीर के अंदर इन्हें विटामिन ए में एंजाइम की मदद से बदला जाता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। चलो कैरोटीनॉइड्स पर इस कमाल की चर्चा की शुरुआत की जाए। और यही हमारी वीडियो का महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंट से जुड़ा है। तो सवाल ये है कि अगर कैरोटीनॉइड्स विटामिन ए नहीं तो क्या है? इसका जवाब बड़ा साधारण है कि ये ऐसे यौगिक अर्थात कंपाउंड हैं जो विटामिन ए में बदल सकते हैं। शरीर के अंदर इन्हें विटामिन ए में बदला जाता है। थोड़ा इस बात पर गौर करना कि मैं यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स की बात विटामिन ए के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि सभी कैरोटीनॉइड्स विटामिन ए में बदल सकते हैं। कुछ कैरोटीनॉइड्स विटामिन ए में बदल सकते हैं, जिन्हें हम प्रोविटामिन ए कहते हैं। अब आप पूछोगे कि फिर ये कैरोटीनॉइड्स क्या है? हाँ, अच्छा सवाल है और जवाब भी काफ़ी खूबसूरत और सुंदर है। वो ये है कि कैरोटीनॉइड्स पौधों में पाए जाने वाले कलरफुल केमिकल होते हैं जो उन्हें लाल, नारंगी या पीला रंग देते हैं। वैसे देखा जाए तो इनके कई काम हैं, पर इनका मुख्य कार्य ये है कि ये सूर्य की हानिकारक किरणों से सुरक्षा करते हैं। ये थोड़ा अनक्लियर और किताब जैसा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सूर्य से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से पौधों की रक्षा करते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेस की एनर्जी को हीट में बदलकर अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब। हाँ, तो अब हमने समझ लिया है कि कैरोटीनॉइड्स क्या हैं, मोटा छोटा थोड़ा बहुत तो समझ लिया है और क्या काम करते हैं। तो अब बात करते हैं कि वो कौन से कैरोटीनॉइड्स हैं जो विटामिन ए में बदल सकते हैं। हाँ, वही जिन्हें हम प्रोविटामिन ए कहते हैं। उनके नाम है अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोक्सैंथीन। और इनके अलावा भी हो तो पता नहीं। हम केवल गाजर में पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन की बात करेंगे, और उसमें भी केवल उसके अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ बीटा कैरोटीन की। और बाकी समय बचेगा तो देख लेंगे, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य तो केवल इतना है कि हम गाजर में पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन के विटामिन ए में तब्दील होने के प्रोसेस को समझें और हमारी स्किन कैसे हल्के नारंगी रंग की छाया लेती है, हल्के नारंगी पीले रंग की छाया ले लेती हैं, इसका कारण जान पाएँ। तो शुरू करते हैं। तो सवाल यह है कि बीटा कैरोटीन का शरीर में क्या होता है। अब यहाँ पर दो प्रोसेस है जो इस सवाल से रिलेशन रखती है। पहली प्रक्रिया जो हमें यह बताएगी कि बीटा कैरोटीन से विटामिन ए कैसे बनता है, उसे हम प्रक्रिया ए नाम दे देते हैं। और दूसरी प्रक्रिया जो हमें यह बताएगी कि बीटा कैरोटीन के कारण हमारी स्किन हल्के नारंगी पीले रंग की छाया कैसे ले लेती है, मतलब कि हल्की नारंगी पीलाश लिए हुए स्किन कैसे हो जाती है, उसे हम प्रक्रिया बी नाम दे देते हैं। तो शुरू करते हैं अब प्रोसेस ए को। तो वैसे तो बीटा कैरोटीन पालक और शकरकंद में भी होता है। जैसे मैंने जहाँ से जानकारी इकट्ठी की है, जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से बीटा कैरोटीन पालक और शकरकंद में भी होता है। और कहाँ से जानकारी इकट्ठा की है, डिस्क्लेमर पढ़ो। हाँ, तो बीटा कैरोटीन पालक और शकरकंद में भी था, लेकिन क्योंकि हम हमारे इस एक्सपेरिमेंट में गाजर खा रहे हैं और केवल गाजर खा रहे हैं, तो हम गाजर की ही बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जब हम गाजर खाते हैं तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल के जरिए स्टमक में पहुंचती है, तो वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस भोजन को तोड़ता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या है? तो इसमें कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन और HCl एसिड होता है, और भी एंजाइम होता है, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। आप केवल इतना समझो कि यहाँ भोजन को तोड़ा और पचाया जाता है, फिर इसे छोटी आंत की ओर भेज दिया जाता है, मतलब वो अपने आप चला जाता है। इसको पेरिस्टालसिस कहते हैं, जिसमें मांसपेशियाँ सिकुड़ती है और भोजन को आगे बढ़ाती है। मांसपेशियाँ सिकुड़ती है और भोजन को आगे बढ़ाती है। मैं इसको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उसका वास्तविक मतलब अलग भी हो सकता है। यह केवल समझाने के लिए है।
यहाँ भोजन को कोई आदेश नहीं दे रहा है, वो एक गति से स्वतः ही आगे बढ़ रहा है। मतलब एक समय सीमा तक भोजन शरीर के किसी खास अंग में रहता है, उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है, चाहे वो पचा हो या नहीं। मतलब चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम उन्हें आसान भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो गलतियां हो सकती है, बस इतना कहना चाह रहा था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में, लीवर से बाइल साल्ट्स, जिसे हिंदी में पित्त लवण कहते हैं, वह पहुंचते हैं और वसा को इमल्सीफाई करते हैं, मतलब फैट को इमल्सीफाई करते हैं, मतलब छोटे कणों में तोड़ते हैं ताकि वह पानी में घुल सकें। इस क्रिया का हिंदी नाम, मतलब कि ये जो काम है इसका हिंदी नाम पायसीकरण है। और ये भी अभी काफ़ी नहीं है, इन्हें और छोटा किया जाता है, जिन्हें माइसेल्स कहते हैं। यह कार्य अग्नाशय से निकलने वाला लाइपेज एंजाइम करता है। जिन लोगों को अग्नाशय समझ नहीं आया ना, तो ये वही ग्लैंड मतलब ग्रंथि है जो इंसुलिन भी बनाती है। इंसुलिन मधुमेह में होता है ना, अरे यार मधुमेह मतलब डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी की वजह से तो होता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इसी वजह से तो डायबिटीज़ होती है। तो ये वही ग्लैंड है जो इंसुलिन भी बनाती है। इसको इंग्लिश में पेनक्रियास कहते हैं। अब तो आया होगा, समझ में आया। तो बहुत हुआ इधर उधर का ज्ञान। अब बीटा कैरोटीन की बात करते हैं, तो बीटा कैरोटीन वसा के छोटे कण मतलब माइसेल्स में शामिल होता है। माइसेल्स में मौजूद बीटा कैरोटीन छोटी आंत की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब यहाँ पर बीटा कैरोटीन के विटामिन ए में बदलने की शुरुआत होती है। अब यहाँ एक एंजाइम बीटा कैरोटीन 15 और 15 डीऑक्सीजिनेज एंजाइम, जिसे शॉर्ट में BCM01 कहते हैं, वह बीटा कैरोटीन के केंद्रीय डबल बॉन्ड को तोड़कर उसे 2 रेटिनल अणुओं में विभाजित करता है। और फिर रेटिनल को 2 रेटिनल अणुओं में विभाजित करता है। कहीं मैंने गलती से रेटिनॉल तो नहीं बोल दिया, हाँ, 2 रेटिनल अणुओं में विभाजित करता है और 2 रेटिनल अणुओं में विभाजित करता है। फिर रेटिनल को रेटिनॉल में बदला जाता है। इसमें रेटिनॉल रिडक्टेज नाम का एंजाइम सहायक होता है। और फिर रेटिनॉल में एक फैटी एसिड जोड़कर रेटिनाइल एस्टर बनाया जाता है। अब यहाँ की प्रोसेसेस और यहाँ काम आने वाले एंजाइम को रहने दो भैया, ये इसे फालतू में जटिल करेंगी। आप केवल इतना समझो कि रेटिनॉल में एक फैटी एसिड जोड़कर रेटिनाइल एस्टर बनाया जाता है, समझे? रेटिनाइल एस्टर बनाया जाता है। फिर इसे वसा, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के साथ पैक करके काइलोमाइक्रोन नामक लिपोप्रोटीन कणों में पैक किया जाता है। लिपोप्रोटीन वसा और प्रोटीन के बने गोल कण होते हैं। ये काइलोमाइक्रोन जिनके अंदर विटामिन ए को पैक किया गया है, रेटिनाइल एस्टर को, वह लीवर तक पहुंचते हैं और लीवर इन्हें तोड़ता है और रेटिनाइल एस्टर को स्टीलेट्स क्या बोलते हैं उसे, स्टीलेट सेल्स में स्टोर करता है। अरे यार बोलने में नहीं यार, स्टीलेट सेल्स में स्टोर करता है। स्टीलेट सेल्स तारे के आकार की कोशिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क, लिवर और अन्य टिश्यूज में पाई जाती है, और हिंदी में इन्हें ताराकार कोशिकाएं कहते हैं। कितना अच्छा नाम, स्टीलेट सेल्स बोल। जो मस्तिष्क, लिवर और अन्य टिश्यूज में पाई जाती हैं। अब हो गया यहाँ पे बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बन गया है, तो प्रक्रिया हमारी समाप्त होती है और उसे लीवर में स्टोर कर दिया गया है। तो इसके आगे का पार्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि जब भी शरीर को बीटा कैरोटीन क्या विटामिन ए की आवश्यकता होती है, तो लिवर इसे RBP, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन से जोड़कर ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है। ब्लड स्ट्रीम मतलब शरीर की नसों में बहता खून, जिसे आप रक्त प्रवाह भी कह सकते हैं। मतलब इसका अर्थ है कि रेटिनॉल को RBP, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन से जोड़कर खून के बहाव के साथ छोड़ा जाता है। अब एक आखिरी बात, सब बता दिया ना मैंने, कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ? हाँ ठीक है, काफ़ी इतना।
तो आरबी अब हाँ क्या बता रहा हूँ, एक आखिरी वाक्य के साथ प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं, और वो वाक्य है कि रेटिनॉल रेटिनल और रेटिनल एस्टर रेटिनॉल रेटिनल और रेटिनोइक एसिड में बदल सकता है। रेटिनॉल रेटिनल और रेटिनोइक एसिड में बदल सकता है। रेटिनॉल तो पहले से ही है ना। अब प्रक्रिया बी की बात करते हैं। वैसे तो मैं सोच रहा था कि बीटा कैरोटीन के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी चर्चा की जाए, पर वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसे रहने देते हैं। केवल इस बात पर फोकस करेंगे कि बीटा कैरोटीन के कारण हमारी स्किन लाल कैसे होती है। जिन लोगों को समझ नहीं है अवशोषण को प्रभावित करने वाले कार्य क्या क्या बोल रहा है, तो उनके लिए बता दूं, फैक्टर्स which which the which affect the absorption of beta carotene, factors which affect the absorption of beta carotene, उनकी बात कर रहा हूँ, उन पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो रहने देते हैं, और मैं इसे और लंबी कर रहा हूँ बोलो। तो प्रक्रिया बी की बात करते हैं और इसे भी समाप्त करते हैं। चलो देखते हैं क्या करते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम बीटा कैरोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं, मतलब कि फूड खाते हैं बीटा कैरोटीन वाला, लाइक गाजर युक्त खाद्य पदार्थ, अलग ही लेवल पे चला गया। तो अब क्या है ना, हिंदी मीडियम से हूँ तो अंदर की हिंदी बाहर निकल जाती है, लेकिन सोचता हूँ इतनी हिंदी तो आती होगी आपको। खैर चलो, तो जब भी हम बीटा कैरोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं, फूड खाते हैं आई मीन, तो उसमें से पूरा बीटा कैरोटीन कभी भी विटामिन ए में नहीं बदलता है आपके अंदर। तो जो बीटा कैरोटीन विटामिन ए में नहीं बदलता उसका क्या होता है, आइए चर्चा करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो प्रक्रिया ए में हमने देखा था कि बाइल साल्ट्स वसा को इमल्सिफाई करता है, और बाइल साल्ट्स और लाइपेज मिलकर वसा को छोटे कणों में तोड़ते हैं। इमल्सिफाई का मतलब भी ये होता है, छोटे कणों में तोड़ते हैं, जिन्हें उन छोटे गोल कणों में तोड़ते हैं। उन गोल कणों को हमने माइसेल्स कहा था, और उसी के अंदर हमारा बीटा कैरोटीन होता है। यही तो पढ़ा था हमने। और बाइल साल्ट्स वसा और बीटा कैरोटीन के आपस में घुलने में मदद करता है। इनकी बात हम प्रक्रिया में कर चुके हैं, लेकिन एक बार और बता दिया है। एक बार और बता दिया ना, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या बाइल साल्ट्स वसा और बीटा कैरोटीन के आपस में घुलने में मदद करता है। तो ये माइसेल्स मतलब वसा के छोटे कण छोटी आंत के एंट्रोसाइट्स में पहुंचते हैं। अब ये एंट्रोसाइट्स कौन सी नहीं बोला है, तो ये एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं जो अवशोषण का काम करती है। अब ये एपिथेलियल कोशिकाएं क्या है, तो इतना समझ लो कि ये शरीर के अंगों का सबसे बाहरी आवरण बनाती है। हिंदी में इन्हें उपकला कोशिकाएं कहते हैं। कौन सी कोशिकाएं? उपकला कोशिकाएं, तो शरीर के अंगों का सबसे बाहरी आवरण बनाती है। ये कई प्रकार की होती है, लेकिन हम उपकला कोशिका थोड़ी सीखने आए हैं यहाँ पे। उपकला कोशिकाएं, ठीक है, एपिथेलियल कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं जो उपकला उत्तक बनाती है, ठीक है। कहाँ था मैं? हाँ, एंट्रोसाइट्स एपिथेलियल कोशिकाएं जो अवशोषण का काम करती हैं, और बीटा कैरोटीन इनके द्वारा अवशोषित किया जाता है। प्रक्रिया में भी देखा था हमने। और अब यहाँ पर बीटा कैरोटीन के विटामिन ए में बदलने की शुरुआत होती है, और बीटा कैरोटीन विटामिन ए में बदल जाता है। शुरुआत होती है, बदल भी जाता है, यहीं पे बदल जाता है। लेकिन जो बीटा कैरोटीन विटामिन ए में नहीं बदल पाता उसका क्या होता है, तो उसे वसा के साथ काइलोमाइक्रोन में पिक कर दिया जाता है। काइलोमाइक्रोन एक लिपोप्रोटीन कण है जो वसा और बीटा कैरोटीन को लीवर तक पहुंचाता है। जो जिन काइलोमाइक्रोन नामक लिपोप्रोटीन में जो वसा और बीटा कैरोटीन स्टोर होता है,
फिर उसे लीवर तक पहुंचाया जाता है। अब लीवर तक पहुंच गया भैया बीटा कैरोटीन। अब यहाँ पर क्या होता है, तो अब यहाँ पर बीटा कैरोटीन के साथ वही समान प्रक्रिया होती है जो उसके साथ आंत में हुई थी बेचारे के साथ, कि मतलब कि BCM01 एंजाइम उसे 2 रेटिनल अणुओं में तोड़ देता है बेचारे को। कितना बुरा मतलब कि BCM01 एंजाइम उसे 2 रेटिनल अणुओं में तोड़ देता है। फिर रेटिनॉल बोल दिया क्या मैंने, रेटिनल 2 रेटिनल अणुओं में तोड़ देता है और फिर उसे रेटिनॉल में बदला जाता है और फिर रेटिनाइल एस्टर को लीवर में स्टोर किया जाता है। यही होता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम एक सीमा से ज़्यादा बीटा कैरोटीन खाते हैं तो लीवर उसे संभाल नहीं पाता है ना, या फिर कुछ अन्य कारण जैसे बीटा कैरोटीन का पर्याप्त मात्रा में लीवर में मौजूद होना भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार होता है जिसकी अब मैं बात कर रहा हूँ। और वो स्थिति है कैरोटीनीमिया, मतलब त्वचा पर हल्की नारंगी रंग की छाया आना। तो बचा हुआ बीटा कैरोटीन मतलब कि बचा हुआ बीटा कैरोटीन काइलोमाइक्रोन के द्वारा रक्त प्रवाह ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाया जाता है। फिर भैया क्योंकि बीटा कैरोटीन वसा घुलनशील होता है, हाँ पूरे वीडियो में कहीं नहीं बोला लेकिन बीटा कैरोटीन वसा घुलनशील होता है। अगर अभी आप ये सोच रहे हो कि भैया बीटा कैरोटीन खा रहे हैं हम तो विटामिन ए थोड़ी खा रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत फेट खाने की, विटामिन ए वाले के साथ खाएंगे हम अंडा मछली या फिर जो भी खाएं। लेकिन नहीं, बीटा कैरोटीन के साथ भी वसा ज़रूरी है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन वसा घुलनशील होने के कारण इसका अधिकांश हिस्सा फैटी टिश्यूज़ में जमा हो जाता है। और इसके बाद भी अगर बीटा कैरोटीन बचता है तो उसे त्वचा की बाहरी परत क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, हाँ त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस में जमा हो जाता है। तो उसका अधिकांश हिस्सा जो है फैटी टिश्यूज़ के बाद भी अगर बचता है तो उसे त्वचा की बाहरी परत की तरफ भेज दिया जाता है जहाँ वहाँ पर इसे स्टोर किया जाता है और क्या बोलते हैं स्टोर किया जाता है और एपिडर्मिस के अंदर त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस में जमा हो जाता है। सबसे ऊपरी हो गया एपिडर्मिस, ठीक है। वहाँ पर जमा हो जाता है जिस कारण हमारी स्किन के अंदर हल्के नारंगी रंग की छाया आ जाती है, और इसे केरोटोनीमिया कहते हैं। जब ये स्थिति अधिक बढ़ जाती है तो इसे हाइपर केरोटोनीमिया कहते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये स्थिति हानिकारक नहीं है। और क्या, और तो कुछ बताने को था भी नहीं मेरे पास। ये स्थिति हानिकारक नहीं है और बीटा कैरोटीन का सेवन बंद करने पर अपने आप ठीक भी हो जाती है, ठीक है। यही थी यार, वीडियो खत्म हो गई। तो यही था आज की वीडियो के अंदर, मतलब कि यहाँ इस वीडियो के विज्ञान वाले पार्ट को समाप्त करते हैं। आगे है वीडियो चल आएगी, सैम्पल साइज अभी हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बाकी है। तो यहाँ पर इस वीडियो के विज्ञान वाले पार्ट को समाप्त करते हैं। और भी बहुत कुछ बताना था एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में, और भी बहुत कुछ था मेरे पास कि अवशोषण के लिए इसके अंदर भी और भी चीज़ें जोड़ सकते थे अपन। लिम्फेटिक सिस्टम में मैंने इसको बीच में लाया ही नहीं। तो स्ट्रक्चर कुछ नहीं, एकदम रो वीडियो है कि 10th क्लास का बच्चा भी आराम से देख के समझ जाए इसको। उस लेवल पे बनाया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये है वीडियो का लास्ट सेगमेंट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो धन्यवाद आपके लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को यहाँ तक देखेगा। तो थैंक्स फॉर, एक बिग थैंक्स आपके लिए। और ये दादा कि आज हमारे जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरा हुआ है और इसका लास्ट डे है। वैसे इसे प्रयोग नहीं कह सकते, क्यों?
प्रयोग बार बार करना पड़ता है, मतलब कि एक बार करने से कुछ ज़्यादा दिखा नहीं अंतर। ना तो इसके अंदर क्वांटिटी फिक्स थी कि डेली की कितनी गाजर खानी है, मैं अपनी मर्ज़ी से खा रहा था। तो लगभग ऑलमोस्ट मैं डेली की अगर एवरेज निकालें, किसी दिन कम ज़्यादा करते करते तो 400 से 500 ग्राम गाजर मैं डेली खा रहा था। और जहाँ तक मुझे तो हाइपर कैरोटीनीमिया वाला रिज़ल्ट चाहिए था, पर वो दिखा ही नहीं मेरे को, कुछ ज़्यादा अंतर दिख नहीं रहा है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं कि क्या पता बीटा कैरोटीन मेरे शरीर में सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हो, या फिर और भी कई कारण हो सकते हैं। और अगली बार इसे अगर और ज़्यादा अगर गाजरों की क्वांटिटी बढ़ाकर और सही से रिपीट किया जाए तो शायद इसे नेक्स्ट टाइम और अच्छा किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं करने वाला। काफ़ी झंझट है, काफ़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है इसके अंदर। डेली गाजर खाना काफ़ी टफ पड़ता है। तो ये हमारा लास्ट सेगमेंट है और हम तो केवल सैंपल लेने के लिए आए हैं। तो अगर पिछला जो हमने लिया था कि कैसे था मेरा शरीर उस टाइम पर, अभी कैसा है, उसके अंदर थोड़ा बहुत अंतर दिख जाए तो दिख जाए। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या कुछ भी हुआ है। तो इसके अंदर एक तो हो सकता है यार, क्योंकि ना तो फेट की कुछ क्वांटिटी सही से ली होगी मैंने, कि गाजर खा रहा हूँ, बीटा कैरोटीन फेट सोल्यूबल है, तो इसके अंदर कितना फेट मुझे खाना चाहिए था इसका कोई वो मैं ले नहीं रहा था फेट भी साथ में। तो कई कारण हो सकते हैं, बट मुझे तो कुछ दिखा नहीं ज़्यादा। और अब गाजरें मिलना भी मुश्किल हो गया है, तो इसे यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। शायद इसे और लंबा चलाना चाहिए था मेरे को, लेकिन स्टार्ट ही हमने शायद हाँ लगभग दो जनवरी से हमने स्टार्ट कर दिया था। और आज कितने तारीख है, 17। तो कल तो मैं खा ही नहीं पाया था, गाजर मिली नहीं थी, तो सुबह आई थी। तो ठीक है, तो आप 15 तक मान के चलो। आप 15 मार्च तक मैंने गाजरें खाई और 16 मार्च में मैं नहाया था। ओह, क्योंकि नहाने का रिकॉर्ड बन गया यार, वो छोड़ो आप। और अब से कोशिश करूँगा डेली ना हो, क्योंकि मुझे सी लगता है, अभी सर्दी लगती है अभी। हाँ, तो अब सैंपल देते हैं। और नहाने की रही बात, तो लगभग 3-4 महीने तो नहाए हो गए मुझे, तो रिकॉर्ड बन गया नहाने का। तो 3-4 महीने नहीं नहाया कोई इंसान, कुछ नहीं होता भैया नहाने। बस काफ़ी बाल धो लेता था और बाकी ठीक है, हाथ मुँह धोया और फिक्स है अपना। सर्दियों में नहीं नहाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। और अब से कोशिश करूँगा डेली नहाया जाए। जैसे भी सर्दी लगती है यार, 2 दिन हो गए मुझे नहाते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे क्या कांप गया पूरा शरीर। वो आदत नहीं है, तो अब डेली बनाएंगे आदत, और तो कोशिश करेंगे डेली नहाने की। और तो इसका मतलब मैं क्या सर गर्मी में भी नहीं नहाता? नहीं, 4 से 5 दिन गर्मी में भी नहीं। लेकिन ठीक है, जो भी है सैंपल देते हैं। और इसे प्रयोग से एसोसिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना इसके अंदर क्वांटिटी फिक्स थी कि कितनी खा रहा हूँ। बस मतलब कि एक ऑब्जर्वेशन है ये तो, कि देखो आपकी क्या होता है आपके साथ। और ना रूटीन फिक्स था क्या कर रहा हूँ दिन भर में, मैं क्या कर रहा हूँ, कितना फेट ले रहा हूँ, किस तरीके से गाजर को खाया जा रहा है, कब खाया जा रहा है, इसका कोई फिक्स नहीं था। दिन में कभी भी, दिन में शाम को कभी भी खा लेता था। लगभग 400 से 500 ग्राम एवरेज मान के चलो, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम हो जाता था। गाजर लेकिन डेली खाई है 15 मार्च तक मैंने। 16 को मुझे मिली नहीं थी, तो अभी तो फिर खेल लेके आया हूँ सुबह, टेस्ट बेचा है। अभी गाजर खाने का वो मतलब नहीं रहा। तो ठीक है, सैंपल देते हैं। अगली बार अगर इसे देखेंगे, अगर गाजर की क्वांटिटी बढ़ा कर इसे किया जाए, 2-4 बार किया जाए इसको, और अलग अलग व्यक्तियों के साथ किया जाए, तो ये 3-4 सालों तक किया जाए, क्योंकि गाजर तो सीज़न के अंदर ही मिलेगी ना उसके, तब इसे कहा जा सकता है कि एक प्रयोग है। और इसके अंदर डबल ब्लाइंड कंट्रोल ऐसे भी लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता, कैसे यार, एक्सपेरिमेंट कर। ठीक है, तो सैंपल देता हूँ।
अलग अलग बंदे पर, जैसे मैंने इस साल खा लिया, अगले साल अगर किसी और को भी खिलाया जाए और मुझे भी खिलाया जाए तो मैंने दूसरे साल के अंदर मेरे ऊपर क्या रिजल्ट्स आएंगे और उसके फर्स्ट साल के अंदर, मतलब समझ रहे हो ना आप, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। ठीक है, तो सैंपल देते हैं और कंपेरिजन एडिटिंग के बाद में वीडियो कैसी क्या होगी वो मुझे नहीं पता अभी, ठीक है, लेकिन आप तक वीडियो पहुँच जाएगी। तो इन गाजरों को तो मैं सबसे पहले तो और लास्ट और दिखाएगा कुछ रेड रेड, आई थिंक नहीं यार, फेक भी काफी हल्का हल्का तो हुआ है यार सर, यहाँ पे है हल्का सा और यहाँ पे और बॉडी बिल्डिंग। तो अब रिज़ल्ट की बारी। रिज़ल्ट ये है कि कोई अंतर नहीं है यार, थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें तो कुछ अंतर दिखाई देता है, तो मैं इसे 10 में से 3.5 नंबर दूंगा, 3.5 की रेटिंग दूंगा 10 में से। तो सैंपल भी हो गया, वीडियो भी कंप्लीट हो गई, और यहाँ तक देखने के लिए आपका क्या कहूँ, पप्पी दे दूँ आपको एक। तो अगर देखा है, जिसने भी देखा है तो ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता कोई भी देखने वाला है यहाँ पर, ये पप्पी किसी को नहीं मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ तक देखने के लिए, और अभी से ख़त्म करते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो गया होगा, 25 मिनट का, तो इसका शायद सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट होगा 8-10 मिनट का, और पता नहीं, एडिटिंग के बाद में आपको पता लग जाए। डिस्क्लेमर पढ़ लेना कि जो साइंटिफिक जानकारी वो कहाँ से ली गई है, तो आपको पता चल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।